हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ड पॉइंट में। आज आपके लिए जीडी की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 25 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 की क्रांति के बाद में क्या हो गया था, अंतिम मुगल सम्राट था, जो कि 1857 क्रांति के समय बनाया गया था। और उसके बाद बात करें बहादुर शाह जफर की, तो इसका मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा आपका रंगून। रंगून कहाँ पड़ता है, आपका म्यांमार में। ठीक है। बहादुर शाह जफर कौन थे, तो ये 1857 की क्रांति में भारत का नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है। मुगल बादशाह कौन थे 1857 की क्रांति के समय, तो बहादुर शाह जफर ही थे। बात करें पहला मुगल बादशाह कौन था, तो प्रथम मुगल बादशाह जो था वो था आपका बाबर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके अलावा जय हिंद का नारा भी दिया था, जय हिंद का। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाला नारा भी उन्होंने दिया था। ठीक है। इसके अलावा ये बात करें कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, महात्मा गांधी को सॉरी महात्मा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो राष्ट्रपिता कहने वाले यही थे। देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। जबकि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, वो कौन सी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था थी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। कब की थी, 1939 में। नेक्स्ट देखिए। कौन सा ग्रह आकार व द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। तो पृथ्वी के समान ग्रह कौन सा है, शुक्र है, जिसको पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की मौसी भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, मौसी वगैरह बहुत बहुत सारे नामों से जाना जाता है इसको। सांझ का तारा, सुबह का तारा, बहुत सारे उपनाम है इसके। सुबह का तारा भी कहते हैं इसे, और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है। सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा बात करें शुक्र को, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह भी आपका शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र ही है। इसके बाद बात करें बुध को, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा यही है। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, RN प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IRSMI का विस्तारित रूप क्या होता है। इसका विस्तारित रूप क्या है, इंटरनेशनल रेल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। T20 क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी रहते हैं। तो देखिए T20 क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, सब में खिलाड़ी कितने रहते हैं, तो 11 ही खिलाड़ी रहते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको दिया जाता है, जो टीचर होते हैं, यानी कि टीचर मतलब जो कोच वगैरह होते हैं, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की कौन सी इकाई कागजी सोना यानी कि पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है। तो पेपर गोल्ड किसको बोलते हैं, तो STR को बोलते हैं। STR की फुल फॉर्म क्या होती है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ये कुछ देशों को दिया जाता है जो पेपर पे ही मतलब साइन करके क्या होता है, IMF या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट। नेक्स्ट देखिए। कारगिल क्षेत्र को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय नामक एक बृहद अभियान को कब प्रारंभ किया था, तो 26 मई 1999 को प्रारंभ किया था। इसलिए 26 मई को क्या मनाया जाता है, विजय दिवस मनाया जाता है, विजय दिवस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा संप्रभु देश कौन सा है, तो वो आपका वेटिकन सिटी है, जो विश्व का सबसे छोटा देश है। बात करें सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा इसकी दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा है वो आपका रूस आपका सबसे बड़ा है। इसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या के मामले में आपका जो भारत है वो आपका टॉप पर पहुंच गया है। भारत क्या है, सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिए। भारत द्वारा भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जो कब भेजा गया था, 1974 में। जब 1974 में भेजा गया था, उसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, भारत परमाणु जो विस्फोट किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, उसका ऑपरेशन नाम था बुद्ध मुस्कुराए, बुद्ध मुस्कुराए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन दिया है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है।
जन्म से, वंशानुक्रम से या फिर देशीकरण से। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यानी सभी प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और भारत की नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग आपका पड़ेगा 2। भाग 2 का संबंध किससे है? तो नागरिकता से ही संबंधित है भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत से कितने वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है? जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो वो उसका समय आपको बताया था मैंने, कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो राजतरंगिणी की ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कल्लड़ ने इसकी रचना की थी। बात करें जयदेव की कौन सी रचना है? तो जयदेव की रचना है आपकी गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है। इसके अलावा मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट में आपको थोड़ा गलत लिखा दिया था, क्या कि बाणभट्ट की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना जो है वो आपकी हर्षचरित है, हर्षचरित, ना कि बुद्धचरित। बुद्धचरित जो रचना थी वो किसकी है? बुद्धचरित जो रचना है वो किसकी है? तो वो अश्वघोष घोष की है। ठीक है, अश्वघोष घोष की। ये थोड़ा सही कर लेना, आपको प्रैक्टिस सेट नंबर शायद 23 में मिलेगा वो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसमें सदिश राशि कौन सी हो जाएगी? कौन भी आपकी क्या हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। बाकी सारी क्या है आपकी? अदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है तो उसका सम्वेग किसका सम्वेग ज्यादा होगा? देखिए सम्वेग जो डिपेंड करता है वो किस पर करता है? P बराबर m इंटू वी। तो सम्वेग जो डिपेंड करता है वो द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करता है, लेकिन वो कह रहा है कि दोनों का वेग क्या है? दोनों का वेग क्या है? समान है। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका सम्वेग अधिक होगा। अब जरा आप ही बता दीजिए, कार और इंजन, रेल के इंजन में किसका द्रव्यमान अधिक होता है? तो आप कहेंगे कि रेल के इंजन का द्रव्यमान अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फेमटो किसके बराबर होता है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट प्रैक्टिस सेट में, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखते हैं, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब कम होता जाता है, इसलिए बाहर का प्रेशर कम हो जाता है और स्याही के अंदर का जो प्रेशर होता है वो अधिक होता है, जिससे स्याही अंदर से बाहर की तरफ निकलती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वायुदाब में क्या हो जाता है? कमी हो जाती है। बात करें हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का जो वेग होता है वो 332 मीटर, सॉरी ये आंसर नहीं होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ना कि किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वो क्या करती है? जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तभी तो वो धनावेशित होगी, यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो क्या होगी? ऋणावेशित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा आपका राइट आंसर। एनटीपी पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड और प्रेशर पर क्या होता है? सामान्य तापदाब पर किसी गैस के 22.4 लीटर में पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो 1 मोल होती है। 1 मोल आपकी क्या होती है? पदार्थ की मात्रा होती है। नेक्स्ट देखिए, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? यानी शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला जो रसायन है वो क्या है? तो पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो आपकी जो तीली होती है, तीली के आगे जो इस तरह का जो जो जलता है वो उसमें क्या होता है? तो उसमें आपका फास्फोरस होता है। ठीक है, फास्फोरस, कौन सा फास्फोरस होता है? तो लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर है? तो कौन सा पॉलीमर है? तो आपका स्टार्च आपका पॉलीमर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का आकार कैसा होता है? तो जीन का जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो सर्पलाकार होता है। ठीक है, जीन का आकार कैसा होता है? सर्पलाकार, यानी इस तरह से बना होता है जी। ठीक है, ये आपका क्या होता है? जीन का फॉर्मूला, जीन का प्रकार मतलब शेप होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सी छूत की बीमारी है? यानी जो छूने से फैल जाती है वो बीमारी कौन सी है? तो आपके चेचक भी है, इन्फ्लुएंजा भी है और टाइफाइड भी है। तो ये सारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधों की कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो देखिए हरे पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन इस किताब में तो जो आपका आंसर दे रखा है वो आपका 17 दे रखा है, लेकिन सामान्यतः कितने की आवश्यकता होती है? तो 16 की आवश्यकता होती है। जब मैंने गूगल पर सर्च किया था तो इसका आंसर आपको 17 भी आ रहा था, 16 भी आ रहा था और 18 भी आ रहा था कहीं कहीं। तो देख लीजिए अपने हिसाब से जो आपका ठीक लगे। ऐसे सामान्यतः जो जरूरत पड़ती है वो 16 तत्वों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है वो 17 दे रखा है, और गूगल पर भी कहीं कहीं 17 दे रखा है, कहीं कहीं 16 दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में कैरियन तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कैरियन तंत्रिकाओं की संख्या होती है मनुष्य के शरीर में वो कितनी होती है? तो
आपकी 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रुधिर कणिका कहाँ बनती है? तो जो आरबीसी होती है वो कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 3 रास्ते हैं। सुनील सक्सेना कितने भिन्न भिन्न रास्तों से मेरठ से दिल्ली जाकर पुनः मेरठ लौट सकता है? यदि जिस रास्ते से वह जाता है उसी रास्ते से क्या हो, वापस नहीं आना चाहता। देखिए मान लीजिए आपका मेरठ है और ये आपका दिल्ली है। यहाँ से यहाँ तक जाने के आपके क्या है? 3 रास्ते हैं। क्लियर? तो जो इधर से इधर जाएगा, मान लीजिए इन तीनों रास्तों से तो जाएगा ही, लेकिन लौटे कितने रास्तों से आएगा? तो 2 रास्तों से लौट के आएगा, क्योंकि जिस रास्ते से जाएगा वो उस रास्ते से लौट के नहीं आएगा। तो कुल मिला कितने रास्ते हुए? 3 गुणा 2, यानी कितने रास्ते हुए? 6। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक दिन में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में परंतु विपरीत दिशा में होती हैं? यानी कब दोनों सुइयों के बीच में इस तरह का एंगल बनेगा। ठीक है, इस तरह का हो चाहे खड़ा वाला, किसी मतलब कुल मिला दोनों सुइयां एक दूसरे अपोजिट होनी चाहिए। तो ऐसा कितनी बार होता है? तो ऐसा दिन में 22 बार होता है। ऐसा दिन में कितनी बार होता है? तो ऐसा दिन में आपका 22 बार होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भिन्न शब्द को चुनिए। गाय, भैंस, बकरी और कुत्ता, तो इनमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? तो इनमें भिन्न हो जाएगा आपका कुत्ता, क्योंकि कुत्ता मांसाहारी होता है, बाकी तीनों क्या होती हैं? शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें कौन सा एक भिन्न है? राई, लौंग, इलायची या फिर लहसुन, तो इसमें भिन्न क्या हो जाएगा आपका? लहसुन। क्वेश्चन है कि गाड़ी का संबंध इंजन से है तो कैमरा का संबंध किससे होगा? तो कैमरा का संबंध किससे हो जाएगा? कैमरा संबंध हो जाएगा लेंस से। ठीक है, गाड़ी को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इंजन की। तो कैमरा चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दशमलव संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं? तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9000 कुल संख्या होती है 4 अंकों की। कौन कौन सी होती है? देखिए सबसे बड़ी संख्या जो होती है 4 अंकों की वो 9999 होती है। सबसे जो छोटी संख्या होती है वो आपकी 1000 होती है। तो जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ से भी 9 और यहाँ से भी 9 और यहाँ से मिल जाएगा 8999। 8999 तो ये संख्या होगी कहाँ से कहाँ तक? 9999 से 1000 के बीच की। आपको 1000 भी तो शामिल करना पड़ेगा। तो 8999 प्लस 1000 यानी कुल मिला कितनी संख्या होगी आपकी? 9000। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए इसमें इसको भाग करना है, यानी 0.0192 में 0.016 का भाग करना है। तो आप आराम से करके बता दीजिए इसका राइट आंसर कितना होगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस तरह सवाल मैंने आपको कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो देखिए कैसे बराबर होगा, जब हम इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर माइनस के 2ab, ab का मतलब a गुणा 1/a, ए से कट जाएगा, कितना बचेगा आपका? ये बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर और माइनस के 2। क्लियर? अब क्या करना है आपको? अब आपको ये करना है कि इसमें 2 जोड़ दीजिए और 2 ही घटा दीजिए। ठीक है, प्लस के 2 कर दीजिए और माइनस के 2 कर दीजिए। तो प्लस माइनस तो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा समीकरण पे, लेकिन ये प्लस का 2 कहाँ जाएगा? इसकी जगह पे, और माइनस का 2 कहाँ आएगा? इसकी जगह पे। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस के 2 और माइनस के 2 कितने हो जाएगा? माइनस के 4। अब देखिए अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और माइनस के 4 है वो आपका ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये बना किससे? तो ये बना है आपका इससे, यानी कि a माइनस के 1/a स्क्वायर बराबर किसका हुआ? a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस के 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? तो ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 4√3, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? क्षेत्रफल बराबर यानी 4√3 बराबर अंडूट में 3/4 भुजा का वर्ग, ये होता है आपका क्षेत्रफल। तो √3 से √3 कट जाएगा, 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16, 16 बराबर भुजा का वर्ग। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? अंडूट में 16, भुजा बराबर अंडूट में 16 बराबर 4। तो भुजा आपको कितनी निकल कर आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है आपका 1/2। बात करें sin 60 का मान कितना होता है? तो sin 60 का मान होता है अंडूट में 3/2। नेक्स्ट देखते हैं, इस बिंदु को सोल्व करिए। इस बिंदु को आप सोल्व करके बताइए मेरा कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट देखिए, 2 प्राकृतिक संख्याओं का जो लासा है वो 432 है, तो इनमें से कौन संख्या हो सकती है जो उनका मासा होगा? तो जो भी मासा होगा उससे क्या हुआ? ये संख्या कटनी चाहिए। जो भी आपका मासा होगा उससे क्या हुआ? ये संख्या कटनी चाहिए। तो देखिए क्या 32 से कटता है? तो 32 से कम 32 और 11 112 नहीं कटेगा, तो ये आपका मासा नहीं हो सकता।
क्या 34 से कटेगा? तो 34 देखिए 34 से कटेगा नहीं कटेगा, भाग करके देख लेते हैं। तो 34 से कम 34 कितना बचेगा आपका? ये 9। 34 से नहीं, ये भी नहीं कटेगा। 12 से कटेगा, 12 36, 12 36 7 12 से 72, 12 से कटता है और 36 से कटा है। 36 से कम 36 और 36 दूनी 72, 36 से भी कटा है। तो मासा क्या होता है? मासा आपकी बड़ी से बड़ी संख्या होती है। मासा क्या होती है? मासा आपकी बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी भी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी भी आपका राइट आंसर होगा। आपसे पूछा क्या हो सकता है, तो आपका जो संख्या होगी वो 12 से भी, मतलब उसका मासा 12 भी हो सकता है, उसका मासा आपका क्या हो सकता है? उसका मासा आपका 36 भी हो सकता है। तो आपके दोनों ही आपके क्या हो सकते हैं? दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें जो आंसर दे रखा है बुक वाले ने, वो आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12। जबकि आपका आंसर आपका 36 भी हो सकता है, क्योंकि 36 भी इसका मासा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7.8 लीटर का कितना प्रतिशत 130 मिलीलीटर है? तो देखिए 130 ऊपर आएगा और 7.8 लीटर है, तो 7.8 में हम क्या करेंगे? 1000 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये ऊपर मिलीलीटर में है, ये भी मिलीलीटर में हमें चेंज करना पड़ेगा। परसेंटेज में चाहिए तो 100 का हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा। अब देखिए 1 पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बटे में 10 आएगा, उससे कट जाएगा ये। और 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये फिनिश हो जाएगा। कितना बचेगा? 130 बटे में 78, 130 सॉरी 130 बटे में 78, 13 छः 78 और 13 दाई 130। कितना कटेगा ये? 10 बार, 10 बटे 6। 10 बटे 6 का मतलब होता है 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा आपका 5 बार। 5 बटे 3 का मतलब 5 बटे 3 का मतलब 1 सही 2 बटे 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, उस पर उसे 20% लाभ हुआ, एक पर उसे 20% की हानि हुई। तो कुल मिलाकर उसके ओवरऑल क्या हुआ? तो जब विक्रय मूल्य क्या हुआ आपका? समान हो तो जो हानि होती है वो कैसे निकालते हैं? जैसे एक पर 20% लाभ हो रहा है और एक पर 20% की हानि हो रही है, तो ओवरऑल जो हानि होगी वो कितने परसेंट की होगी? तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे डायरेक्ट 20 का वर्ग, जितना दे रखा है 20 का वर्ग बटे में 100। 20 का वर्ग कितना होता है? 400 बटे में 100, यानी कि 4। लेकिन जब भी आपका विक्रय मूल्य समान दे रखा हो और एक 20% का लाभ हो रहा हो, मतलब एक पर सेम परसेंट का लाभ हो रहा हो, एक पर ही सेम परसेंट की हानि हो रही हो, तो ओवरऑल जो आपका होगा वो आपको हानि ही होगी। क्या होगी? आपको हानि ही होगी। आप ओवरऑल कितने परसेंट की होगी वो कैसे निकालते हैं? तो वो आपको 1 का वर्ग कर दीजिए, यानी 20 का वर्ग बटे में 100, तो आपको कितने परसेंट की हानि हो जाएगी? 4% की हानि होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि 72 के सभी गुणनखंडों का औसत कितना होगा? तो 72 के सभी गुणनखंड कौन कौन से होंगे? तो देखिए एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से कटेगा, आपका 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा और 12 के बाद में 18, 18 के बाद में 24, फिर 36 और फिर आपका 72। ये आपके गुणनखंड हो गए 72 के। अब क्या करना है? अब इनका जोड़ करके करके कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गुणनखंड है, 12 से भाग कर देंगे। तो देखिए इनका जोड़ कितना होगा? 195। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 195 और संख्या कितनी निकल गई हमारी? 12, 12 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 16.2, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं 7921 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? देखिए इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 का वर्गमूल में करना आधा कर देना, 4 का आधा कितना होता है? 2, तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 2। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 अंक होते हैं तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 3, तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। मान लीजिए 5 अंक होते हैं तो क्या करते हैं? 5 का आधा कितना हो जाएगा? 2.5, 2.5 को आपको पूर्णांक में ले जाना है, 2.5 को पूर्णांक में ले जाना है, तो इसका मतलब 3 अंक होंगे इसमें। कितने अंक होंगे इसमें? 3 अंक होंगे। जैसे 15,625 है, 15,625, इसका वर्गमूल कितना होता है? इसका वर्गमूल होता है 125, इसमें कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज का है, आराम से इस क्वेश्चन को करिए और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका किसका है? ये आपका अनुपात समान पत्र क्वेश्चन है। जिस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए हुए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में करिए। सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, यदि एक मोटरसाइकिल 4 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी? देखिए ये भी 4 वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, पर मैं इसको बता देता हूँ। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है? 200 और समय कितना दे रखा है? 4 घंटे का। 4 से 200 कट जाएगा 50 बार, यानी कि उसकी जो चाल होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।